हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर अंतर क्रिया। हम पढ़ने वाले हैं कि पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है और ये क्या होता है, ये हमें समझना है। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित 2 बार सीधे बड़े प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा इसमें समझना है, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, पॉलिनेशन या परागण हमने क्या पढ़ा। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पराग कण होते हैं, वो पराग कोश से, एंथर से, कुछ माध्यमों द्वारा, वो हवा हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई जंतु हो सकता है, कीट हो सकते हैं, उनकी सहायता से, उन माध्यमों की हेल्प से ये पराग कण, ये पोलन ग्रेन पहुंचते हैं वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक। ठीक है, ये जितना भी कार्य जो मैंने बताया अभी, जिसे हम पॉलिनेशन या परागण, ये जो क्रिया हो रही है इसे कहते हैं परागण। और ये परागण जो होता है वो कई सारे एजेंट्स द्वारा हो सकता है। वो वायु से हो सकता है, वो जल से हो सकता है, या किसी तरह के कोई जंतु, ज़्यादातर इंसेक्ट्स द्वारा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सारा काम हो रहा है, ये पॉलिनेशन जो हो रहा है, ये रैंडम है। ये कैसा है, ये रैंडम है। कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, कोई निश्चित गति नहीं है इसकी, रैंडमली ये प्रोसेस हो रही है। और रैंडम होने की वजह से पॉलिनेशन इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी नहीं देता है कि मैं यहाँ जो पोलन ग्रेन पहुँचा रहा हूँ वो सही ही है, क्योंकि सारा काम रैंडमली ये हो रहा है। परागण जो होता है वो बिल्कुल रैंडम हो रहा है, जल से हो, चाहे वायु से हो, चाहे कीटों से हो। वो किसी भी पुष्प पर कीट बैठकर किसी भी पुष्प दूसरे फ्लावर पर जाके बैठ जाए। हवा से जो परागकण, कोई ज़रूरी नहीं है कि पादप के उड़ रहे हो, वो हजारों पादपों के पोलन को लेकर उड़ रहा है, किसी भी दूसरे पुष्प पर जाकर गिर सकता है। तो पॉलिनेशन जो हो रहा है, परागण जो हो रहा है, वास्तव में इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा है कि मैं सही पोलन ग्रेन ही लेकर जा रहा हूँ। पॉलिनेशन एक ऐसी क्रिया हो रही है जो रैंडमली हो रही है, वो इस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। ये इन्होंने ऐसा एजेंट्स तो इंक्लूड कर दिए, रिक्रूट कर दिए, एजेंट्स लगा तो दिए, लेकिन उन एजेंट्स ने कहा कि मैं बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। कोई कीट ये कह रहा है, समझो कि मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा है कि मैं गुलाब से उठा तो अगली बार गुलाब के पौधे पर ही बैठूँगा, वो किसी दूसरे फ्लावर पर भी बैठ जाए। तो ऐसे में पोलन ग्रेन जो यहाँ से एक पुष्प से निकले, ये जरूरी नहीं है कि उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर जाकर बैठ जाए। प्लांट दूसरा हो लेकिन सेम स्पीसीज हो, तो पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ की क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटीज़ को और ज़्यादा इसको सही करने के लिए, इस क्रिया को थोड़ा सही पहुँचाने के लिए प्रकृति ने कुछ पावर दे दिए इसको। किसको, पिस्टिल को। किसको, पिस्टिल, या हम इसे कहते हैं स्त्री केसर को। इसको ऐसे पावर दिए हैं कि वो इन पोलन ग्रेन्स में अपनी जाति के पोलन को पहचान सके। ठीक है, अभी तक मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ढंग से वापस समझे। मैंने क्या कहा कि परागण से, पॉलिनेशन से सही पराग कण आ जाए वर्तिकाग्र पर, यह गारंटी नहीं है। अब ऐसे में जब गारंटी, यहाँ अलग अलग जाति के पोलन ग्रेन आ सकते हैं, तो फिर नेचर ने किसको, पिस्टिल को ये पावर दिया है। वर्तिका, ये जो पिस्टिल है, स्त्री केसर जो है, उसको ये क्षमता दी है, उसको सिलेक्शन का पावर दिया है कि वो अपनी ही जाति के पोलन को पहचान सके। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। पॉलिनेशन से जो पराग कण आ रहे हैं वो पॉसिबल है उसी जाति का हो, जैसे मैंने यहाँ ब्लू से बनाया तो ये इधर भी ब्लू का है, उसी जाति का हो सकता है। एक मान लीजिए मैंने ये ब्लैक कलर से बनाया, ये पॉसिबल है कोई दूसरी जाति का हो। एक यहाँ मैं मान लीजिए ग्रीन कलर से यहाँ बना रहा हूँ, ये कोई तीसरी जाति का पोलन हो सकता है। एक और बना देते हैं समझने के लिए, और ये है कोई चौथी अलग जाति का। अब देखो, अलग अलग जाति के पराग कण यहाँ पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि परागण
इस चीज़ की गारंटी दे नहीं रहा था। तो अब मेन पावर किसके पास है? पिस्टल के पास है। स्त्रीकेसर के ये पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वो उसे पहचान सके, मुझे अपनी ही जाति के अपने संबंधी में पहचान सकूं। इसका पावर किसके पास है? पिस्टल के पास है, स्त्रीकेसर के पास है। कैसे? वो कुछ विशेष तरह के रसायन, कुछ विशेष तरह के केमिकल्स यहाँ रखती है, यहाँ कुछ केमिकल सीक्रेट करती है, और ये केमिकल्स केवल अपनी जाति के पोलन को पहचानता है। आप कुछ ताला चाबी वाला कुछ समझ सकते हो, आइडिया इससे लगा सकते हो। ताला और चाबी वाली सी बात है, ताला और चाबी। जैसे एक निश्चित ताला एक निश्चित चाबी से ही खुलता है, फिर चाहे उस चाबी से आप और कितने ही अन्य ताले खोलने के प्रयास करो, वो नहीं खुलते हैं। तो ये ऐसे समझ लिए ये कई अलग ताले हैं, ये नहीं खुलेंगे। अभी खुलने वाली बात भी आपको और समझ में आएगा। खुलने से मतलब है इनमें अब खुलेंगे तो पराग नली बाहर निकलेगी। वो पराग नली तभी खुलेगी जब इसी का ताला यहाँ हो और इसकी चाबी इसके पास है, पिस्टल के पास। वो उस ताले को खोल देगी और खोलते उससे पराग नली बाहर आ जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब वो इसी जाति का ताला हो, मतलब इसी जाति का कौन हो? पराग कण हो, पोलन हो। ठीक है। तो इस वजह से, इन रसायनों की वजह से, ये जो विशेष तरह के केमिकल है, ये जो रसायन है, ये रसायन बहुत काम के हैं जो एक तरह से क्रिया करते हैं और अपने ही पोलन को पहचानते हैं। और इस वजह से हुआ क्या? इस वजह से इसका ताला नहीं खुला, इसका भी और इसका भी नहीं खुला। एक चीज़ और पॉसिबल है कि कई बार कुछ पोलन से पोलन ट्यूब बन जाती है। पोलन ट्यूब बन तो जाती है, मान लीजिए दूसरी जाति का है लेकिन पोलन ट्यूब बन जाती है, लेकिन वो पोलन ट्यूब इस रसायनों के प्रभाव की वजह से ही ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि वहीं रोक दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्या समझाया? सिर्फ दो मुख्य बिंदु है जो आपको मैंने अब तक क्लियर किए हैं। वो ये कि एक तो परागण पोलिनेशन इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी नहीं देता कि मैं आपके पास जो पोलन लेके आ रहा हूँ वो सही हो। दूसरी बात, अब इस चीज़ को सुनिश्चित कौन कर रहा है? इसको सुनिश्चित पिस्टल कर रहा है, इसको सुनिश्चित जो है स्त्रीकेसर है वो कर रहा है। किसकी सहायता से? रसायनों की सहायता से। ठीक है। इसके लिए जो वर्ड हमारी एनसीईआरटी यूज करती है, वो शब्द यूज करती है, वो पोलन जो वास्तव में यहाँ जर्मिनेट होने वाले हैं उनके लिए शब्द यूज किया है सुयोग्य। क्या वर्ड यूज किया है? सुयोग्य है। वो कंपैटिबल है, कंपैटिबल, कंपैटिबल, BLE, कंपैटिबल पोलन है वो। और ये जो बाकी आप तीन देख रहे हो जो वास्तव में इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो इनकम्पैटिबल है। वो क्या है? इनकम्पैटिबल, आगे बढ़ेंगे नहीं। केवल और केवल जो कंपैटिबल पोलन है वो ही ग्रोथ कर पाएगा, आगे वो पोलन ट्यूब बना पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अब क्या करते हैं हम, ये जो इतना सा हिस्सा है थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि इस चीज़ को और समझें कि अब इससे आगे क्या होने वाला है। देखिए कुछ बड़ा कर रहे हैं तो ये क्या है? ये जो पार्ट बना है ये स्टिग्मा है। इस पर आ गया क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देखें, तभी आपको ये पोलन ग्रेन की जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो समझ में आएगी। पोलन ग्रेन कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अधिकतर पादपों में पोलन ग्रेन दो कोशिकीय अवस्था में रिलीज होता है। उस पर दो लेयर होती है, एक एक्साइन होती है, एक एंटाइन होती है। और कहीं कहीं जैसे मैंने ये जो जगह छोड़ दी है, ये जो कहीं कहीं है, उन जगहों को जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ एक्साइन नहीं पाई जाती। अंदर दो कोशिकाएं होती है, एक बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल है, कायिक कोशिका है,
एक छोटी कोशिका है उसे जर्मिनेटिव सेल कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। यहाँ ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये जो कायिक कोशिका है, ये पोलन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है? पराग नली, पोलन ट्यूब। तो मान लीजिए यहाँ एक और जर्म पोर है, तो ये वेजिटेटिव सेल ने ये जो कायिक कोशिका है इसमें ग्रोथ प्रारंभ होती है और ये कायिक कोशिका बनाती है एक विशेष तरह की नलिकाकार संरचना। उस नलिकाकार संरचना को हम कहते हैं क्या? पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। इसे कहते हैं पोलन ले जाने वाली ट्यूब। ये पोलन ले जाने वाली नली है, इसलिए नाम पड़ गया पोलन ट्यूब। इसी समय जब ये काम हो रहा है तो ये जर्मिनेटिव सेल भी समझ जाती है कि अब अपना काम हो गया शुरू। जहाँ सही पहचान हो गई है तो हम भी हो जाते हैं शुरू। चूँकि वेजिटेटिव सेल चालू हो गई तो मैं भी चालू हो जाता हूँ। जर्मिनेटिव सेल ने भी क्या किया? इसके न्यूक्लियस ने विभाजन करना प्रारंभ कर दिया। विभाजन करके इसने बनाए 2 न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस ये जो है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे रहता है और जर्मिनेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका के न्यूक्लियस भी डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, जो एक तरह से आप इन दोनों को 2 मेल गैमेट कहेंगे। ये मेल गैमेट है जो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ की ये जो घटना है इसको थोड़ा सा जूम करके मैंने समझाया है। जैसे ही पिस्टिल ने पहचाना कि हाँ ये बिल्कुल मेरी ही जाति का, मेरा ही रिश्तेदार, मेरा ही कोई मेहमान है, तो इसने गेट खोल दिया। इसने ताला खोल दिया। ताला खोलते ही क्या बना? वेजिटेटिव सेल जो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन में थी, उसने पोलन ट्यूब बना दी, पराग नली बना दी। ठीक है। और इसी दौरान पराग नली जो है वो जनन छिद्र से, जर्म पोर से बाहर बढ़ रही है। अब ऐसे आगे बढ़ेगी और इसी दौरान जो जनन कोशिका थी, जो जर्मिनेटिव सेल थी, उसने भी डिवीज़न किया और डिवीज़न करके 2 मेल गैमेट बना दिए और ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको वापस यहीं ले आते हैं। अब हुआ क्या? ये पोलन ट्यूब, चूँकि ये ब्लू से है तो इसकी पोलन ट्यूब अपन ब्लू से ही बना देते हैं। ये पोलन ट्यूब बनी और पोलन ट्यूब आगे बढ़ रही है। किससे होकर? स्टाइल से, वर्तिका से होती हुई अब ये आगे बढ़ रही है। इस तरह आगे बढ़ती जा रही है, इस तरह आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ क्या समझाया? इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे रहता है और जो 2 मेल गैमेट है वो पीछे रहते हैं। इस तरह ये आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप यहाँ नोट कर लें। अगर आपने इन 3 बिंदुओं से इसको समझने की कोशिश की तो बहुत आसान हो जाएगा। कहीं आपको ये 3 बिंदु नहीं मिलने वाले हैं, ना बुक में ना किसी नोट्स में। एक तो देखो मैंने अभी पराग की पहचान वाली बात क्लियर कर दी, फिर पराग नली बन गई, पराग नली बनने वाली हमने बात पूरी कर ली है। अब पराग नली पहुंच रही है बीजांड तक। ये तीसरे बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पराग नली आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब यहाँ एक बात यहाँ एक और आती है जो मैं अगले वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करूँगा, अभी शॉर्ट में समझाऊँगा। ये पराग नली इस ओव्यूल में, ये जो ओव्यूल है, इस तरह ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो ओव्यूल है, अंडाशय है, बीजांड जो है, ओव्यूल या बीजांड, इस बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है। कौन से 3 तरीके? ये वाला पार्ट क्या कहलाता था? चलेजा। अगर ये इस चलेजा में से प्रवेश करे तो उसे चलेजोगेमी कहते हैं, तब उसे कहते हैं चलेजोगेमी। अगर चलेजा से एंटर करे तो चलेजोगेमी। अगर इन बीच वाले से पार्ट से, ये जो है इधर बीच वाले पार्ट से प्रवेश करे या फिर इधर वाले बीच वाले पार्ट से, है ना, यानी कि बीजांड वृंत से या फिर ये जो अध्यावरण है इससे प्रवेश करें, इसकी पोलन ट्यूब की एंट्री 3 तरीके से हो सकती है। चलेजा से हो तो चलेजोगेमी, बीच से हो तो इसे कहते हैं मीजोगेमी। बीच से हो रही है, बीच में से हो रही है। कहाँ? या तो इंटेग्यूमेंट अध्यावरण से या इधर बीजांड वृंत से, किधर से भी। और नेचर ने एक यहाँ छिद्र दिया हुआ ही है, माइक्रोपाइल, एक पोर है, बीजांड द्वार। अगर इस पोर से प्रवेश करे
तब उसे कहते हैं, पोर से प्रवेश करे तो उसे कहते हैं पोरोगेमी। पोर से प्रवेश करे तो पोरोगेमी, ज़्यादातर से तो पोरोगेमी से ही होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पहले पहचान हुई, पहचानने के बाद में परागनली बनना चालू हो गई। परागनली बनाया किसने? कायिक कोशिका ने। कायिक कोशिका अब परागनली को आगे बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। अब ये पहुँच गई ओव्यूल बीजांड तक। बीजांड तक पहुँच गई तो अब इसने क्या किया? प्रवेश किया। बीजांड के अंदर 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है। चैलेजा से हो तो चैलेजोगेमी, बीच में से हो तो मीजोगेमी। बीच से यहाँ दिमाग में लाना, या तो इंटेग्यूमेंट अध्यावरण से, या इधर बीजांड वरण से, बीच है इसलिए मीजोगेमी। और एक नेचर ने पोर इसको एडवांस दिया हुआ है, जिसको पोर क्या कहते हैं? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। उससे प्रवेश करे तो उसे पोरोगेमी कहते हैं, जो ज़्यादातर में यही होता है। प्रकृति ने अगर छिद्र दिया है तो उधर से ही परागनली प्रवेश करवाएं तो बेस्ट है, पोरोगेमी। ठीक है, तीनों हो गया। लेकिन यहाँ इन तीनों को बताने के बाद एक दिमाग में बैठा लेना है अच्छी तरीके से कि चाहे परागनली कहीं से भी प्रवेश करे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर स्ट्रक्चर है, जो 7 कोशिकाओं की और 8 केंद्रकों की बनी हुई है, क्या कहते हैं इसे? कमेंट करके मुझे बताएं क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। इसमें ये परागनली हमेशा और हमेशा, ये जो 2 कोशिकाएं थी नीचे, इन्हें क्या कहा था? सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं। सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, वो हमेशा इसी सिनर्जिड से ही प्रवेश करेगी। ये परागनली इधर से आए तो भी इधर से घूम के आना पड़ेगा, आना सिनर्जिड्स की तरफ ही है। ये बीच में से आए तो भी घूम के इधर से आना है, और अगर पोर से आए तो पोर के सामने तो है ही है सिनर्जिड। इसलिए ज़्यादातर पादप इसी पोरोगेमी तरीके को ही अपनाते हैं। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेना दिमाग में कि परागनली चाहे किसी भी तरीके से आए, लेकिन परागनली का एम्ब्रियोसेक में, भ्रूण कोश में प्रवेश हमेशा हमेशा और हमेशा किससे होगा? सिनर्जिड्स से होगा, सहायक कोशिकाओं से ही होगा। ये कारण क्या है, हमेशा इधर से ही क्यों होता है? इसके पीछे हमने एक संरचना पढ़ी थी, वो ये है कि ये जो सिनर्जिड्स होती है, उन सिनर्जिड्स में कुछ विशेष तरह की ऐसे कुछ तंतु रूप संरचनाएं होती है, जिन्हें तंतु रूप समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस हमने नाम दिया था। यहाँ जो मैंने हरे रंग से यहाँ बनाए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु रूप समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु रूप समुच्चय इन्हें कहते हैं। और ये तंतु रूप समुच्चय बहुत बहुत काम के हैं। ये पोलन ट्यूब को आकर्षित करते हैं, पोलन ट्यूब को इधर बुलाते हैं। पोलन ट्यूब को चाहे वो घूम के किधर से भी आए, लेकिन भैया आना इधर से ही है। ये बात कौन कहता है? फिलीफॉर्म एपरेटस करते हैं, आकर्षण करते हैं। किसे? पोलन ट्यूब को आकर्षित करते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ये इसे दिशा निर्देशित करते हैं। ये दिशा निर्देशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, उनको बताते हैं कि भैया इधर से ही आना है। चाहे तुम मकान में किधर से भी घूम के आ जाओ मकान के पास, लेकिन मकान का गेट निश्चित है, आपको आना इधर से ही है। तो वो ही कहानी है यहाँ। फिलीफॉर्म एपरेटस वो बड़े विशेष तंतु रूप समुच्चय संरचनाएं हैं, तंतु जैसी, जो पराग नली को एकदम सही जगह लाने का प्रयास करती है, क्योंकि इन्हीं के जस्ट बगल में होता है अंड कोशिका, और यही होने वाला है निषेचन। इसलिए फिलीफॉर्म एपरेटस ये दबाव डालते हैं पराग नली के कि आपको इधर से ही आना है। रास्ता आप चाहे चैलेजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी कोई सा ही अपनाओ, अगर आपको एम्ब्रियो सैक में आना है तो आपको किधर से आना पड़ेगा? सिनर्जिड्स से। और सिनर्जिड्स को ये बात, इन पराग नली को ये बात कहने वाला है कौन? सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस ये काम करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, आपके नीट और अन्य बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स के हिसाब से बहुत 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 महत्वपूर्ण बिंदु है ये फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूप समुच्चय।
ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस सारी कहानी को अगर मैं बिंदुओं में डालूँ तो ये 3 बिंदु है। हमेशा एक ही जाति के पराग कण को पहचान पाए, इसके लिए किसके पास पावर है? पिस्टल के पास पावर है। इसलिए इस सारी घटना को देखो, मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं बताई, मैंने ना यहाँ परागण की बात की है, ना इसके बाद जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होगा वो उसकी भी बात नहीं की। कहाँ? पराग कण पोलन ग्रेन यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचने से लेकर यहाँ पहुँचने तक की क्रिया को ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्रिया, पोलन ग्रेन के यहाँ पहुँचने से लेकर और इसके एम्ब्रियो सेक तक पहुँचने की जो विभिन्न प्रक्रम है, बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हो रही है, उन्हें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो देखो यहाँ सारा काम कुछ चलने वाला हो रहा है, गतिशील हो रहा है, इसलिए ये जो क्रिया है, ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, एक गतिक प्रक्रम है। ये कैसा है? एक काइनेटिक प्रोसेस है, एक गतिक प्रक्रम है। गतिक प्रक्रम, गति करने वाला प्रक्रम है। यहाँ देखो गति हो रही कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे क्रियाएं बहुत तेज़ी से हो रही है, पोलन ट्यूब आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये एक तरह का कैसा प्रक्रम है? गतिक प्रक्रम है, काइनेटिक प्रोसेस है, काइनेटिक प्रोसेस है। ठीक है, पराग पहले पहचान हुई, पहचान का पावर पिस्टल के पास है। और ये सारा काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि पॉलिनेशन जो परागण होता है वो कोई गारंटी लेता ही नहीं है। पराग नली बनी, पराग नली किसने बनाई? वेजिटेटिव सेल ने बनाई। ठीक है, उसके बाद जर्मिनेटिव सेल ने भी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाए। कुछ में पोलन जो ग्रेन होते हैं, पराग कण जो होते हैं, वो पहले से ही इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, 3 सेल वाली, 1 सेल और 3 न्यूक्लियस वाली कंडीशन में पहले से हो जाते हैं। फिर ये आगे बढ़ा तो 3 तरीके से अंदर प्रवेश किया, ओव्यूल के, चैलेजोगेमी, मीजोगेमी और पोरोगेमी। लेकिन फिर भी आना एम्ब्रियो सेक में हमेशा सिनर्जिड्स की तरफ से है। फिलिफोम एपरेटस उन्हें इस चीज़ के लिए दिशा निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं कि इधर से ही आना है पोलन ट्यूब को। समझ में आ गया? अगर ये फिनोमिना अगर समझ में आ जाता है तो इसी चीज़ का यूज़ प्लांट ब्रीडर्स ने किया। ये फिनोमिना हमने समझा तो फिर इसका यूज किसने किया? प्लांट ब्रीडर्स, जो पादप प्रजनक हैं, जो फसलों में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। फिलहाल इस सारी डिटेल को थोड़े से बस 2 शब्दों में मैं यहाँ कंप्लीट करना चाहूँगा। 2 और परिभाषाएं हैं जो बहुत काम की है। एक है बैगिंग और एक है इमस्कुलेशन। एक तो है बैगिंग, बैग लगाना, बोरा वस्त्र, हमारे हिंदी बुक में लिखा बोरा वस्त्रीकरण, बोरा बांधना कुछ अजीब सा शब्द है, लेकिन हिंदी सब इंग्लिश ज़्यादा आसान सा है। बैग लगाना, बैगिंग क्या होता है? हम जो हमारे फूल है, पुष्प जो है, ये मान लीजिए ये फ्लावर है, इस पर अगर मैं ब्रीडिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो ऐसे में कहीं बाहर से कोई पोलन ग्रेन ना आ जाए तो इसको चारों तरफ से बांध देते हैं, किसी कागज़ के या किसी टिश्यू पेपर से बांध देते हैं ताकि और दूसरे पोलन ग्रेन न आए, जो हम चाह रहे हैं वही आए। तो ये बैग लगाना ही बैगिंग कहलाता है, पहली चीज़। दूसरा, फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक तो पुंकेसर होता है, एक जायांग होता है, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें। अगर मैं इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं अपने इच्छा वाले पोलन ग्रेन लाना चाह रहा हूँ, तो इसके पोलन ग्रेन भी यहाँ गिरने की संभावना है बैग लगाने के बाद भी। ये मान लीजिए मैंने बैगिंग भी कर दी तो भी इसके पोलन यहाँ गिर सकते हैं ना, मेरी इच्छा के अलावा आ रहे हैं। तो क्या किया जाए? इन्हें काट दिया जाए। इनको पकने से पहले ही इनके पुंकेसरों को यहाँ से निकाल दिया, इनके स्टेमन्स को काट के बाहर करना। ये जो काट के बाहर करना है इसे ही इमस्कुलेशन कहते हैं। हिंदी में इसे विपुंसन कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। वी यानी हटाना, पुंसन यानी पुंकेसर का। तो पुंकेसरों को उनके परिपक्व होने से पहले काट के बाहर कर दिया हमने, और काट के बाहर करने की क्रिया को ही विपुंसन कहते हैं। ये दोनों
1 नंबर के प्रश्न के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सब क्रियाओं के बाद में ये 2 बिंदु आपको ज़रूर याद रखना है। प्लांट ब्रीडर्स इसका यूज़ करते हैं बैगिंग का, बैग लगाना, उसको कवर कर लेना, और विपुंसन इमस्कुलेशन जिसमें क्या होता है, उस द्विलिंगी पुष्प को पुंकेसर जो है उनको काट के बाहर निकाल देते हैं, परिपक्व होने से पहले ही उसे विपुंसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ, एक डायग्रामेटिक प्रश्न दे रहा हूँ जिसमें आपको बताना है कि ये A, B, C और D है क्या। कमेंट करके आपको बताना है कि इस डायग्राम में जो मैंने A, B, C और D क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और